Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel Knowledge Hub। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इकोनॉमिक्स सीरीज़ स्टार्ट की और ये इस सीरीज़ का लेक्चर 5 रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये सीरीज़ पसंद आती है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में आज भी हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे ऑन इकोनॉमिक्स जो कि मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज या कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको बताना है यहाँ पे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉज क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शंस आर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स एंड ऑल ऑफ दीज। अगर आपको पता होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली होती हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो कि फिर अराइज होती हैं ड्यू टू दीज रीजनस। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ये भी कॉज है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स दिस इज अगेन कॉज, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज ये भी कॉज है ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडियन इकोनॉमी। आपको बताना है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया फॉलोज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे ही इंडिया फॉलोज सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये भी गलत है क्योंकि इंडिया के अंदर मिक्सड इकोनॉमी होती है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, इंडिया फॉलोज द मिक्सड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मिक्सड इकोनॉमी का मतलब होगा जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट करेंगे। ये आपको याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे को एग्जिस्ट करेंगे उस वाले इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्सड इकोनॉमी और इंडिया इसी कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेसेस फेयर। अब यहाँ पे आपको एक दो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया, इट इज़ एक्चुअली नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी उसको हम बोलते हैं उस सिस्टम को लेसेस फेयर सिस्टम। और ये सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में लेसेस फेयर सिस्टम होता है। ये आपको याद रखना है कि दिस लेसेस फेयर सिस्टम इट एग्जिस्ट इन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे क्या है पहला पॉइंट, मार्केट विल कंट्रोल प्रोडक्शन प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। लेसेस फेयर के बारे में ये सही है कि मार्केट कंट्रोल करेगा प्रोडक्शन प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है तो इसीलिए मार्केट सब कुछ वहाँ पे फिर डिसाइड करता है। सो ए सही है। ऐसे ही प्रपोज्ड आ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, नहीं जो लेसेस फेयर है उसका प्रपोजल नहीं होता है अबाउट दिस सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब जो आपको बताना है कि सही यहाँ पे क्या है, ए ओनली। तो इसका ऑप्शन ए आएगा क्योंकि ए यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। प्रपोज ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी नहीं करता है, लेसेस फेयर इसके रिवर्स करता है, दैट इज कैपिटल वो करता है फेवर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेसेस फेयर फेवर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको यहाँ पे इनको ऑर्डर में देना है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और मैंने आपको पढ़ाया है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो होती है इन द प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं इन द प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में लोग एडजस्ट होते हैं और लास्ट पे आता है थर्ड दैट इज़ टर्शरी सेक्टर। तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी प्राइमरी सेक्टर में, फिर होगी उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में और उसके बाद वो होगी टर्शरी सेक्टर में। सो ऑप्शन बी इट इज़ अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अब आपको यहाँ पे इनका अरेंजमेंट देना है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर से होती है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे 4 हैं और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि टर्शरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन द जीडीपी।
सर्विस के बाद सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में। और लास्ट आता है प्राइमरी सेक्टर, उसमें एग्जांपल आती है एग्रीकल्चर माइनिंग, ये आती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ये सही आंसर होगा ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, ये कंट्रीब्यूट करता है इन द जीडीपी। सबसे ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ टर्शियरी सेक्टर, और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में रिवर्स हैं, सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं इन द प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी सेक्टर। तो ये दो ऑर्डर्स आप आपस में रिवर्स हैं, तो ये दोनों ऑर्डर्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। मैंने आपको पढ़ाया है 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर टर्शियरी के अंदर 2 आते हैं, एक को हम बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर और एक को हम बोलते हैं क्यूनरी सेक्टर। ये दोनों होते हैं सर्विस सेक्टर्स और ये होते हैं नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स, ये आते हैं इन द टर्शियरी। और टर्शियरी का दूसरा नाम है दैट इज़ सर्विस सेक्टर। तो जहाँ पे सर्विस आपको मिलेगी दैट इज़ टर्शियरी सेक्टर। और हमारे पास ऑप्शन जो है दैट इज़ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही माइनिंग, ये प्राइमरी के अंदर आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन बी। जो टूरिज्म होता है, ऐसे ही जो बैंकिंग टूरिज्म, ये आते हैं इन द टर्शियरी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग आता है ये आता है इन द सेकेंडरी सेक्टर, और जो माइनिंग होता है इट इज़ इन प्राइमरी सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, माइनिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मैंने आपको अभी समझाया कि माइनिंग किस सेक्टर में आता है, और जो इसका सही आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए, माइनिंग आता है इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज से आपको मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज से हार्वेस्ट करके, नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपको मिलेगा दैट इज प्राइमरी सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एन इकोनॉमी इज सेड टू बी ओपन। हम इकोनॉमी को ओपन कब बोलते हैं? मैंने आपको समझाया 2 किस्म के इकोनॉमी, एक आती है ओपन इकोनॉमी और एक आती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड का मतलब जहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, जहाँ पे ना तो कोई एक्सपोर्ट होगा ना तो कोई इंपोर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर कोई कंट्री ट्रेड करती है विद द अदर कंट्रीज, उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए, इट हैज़ ट्रेड विद अदर कंट्रीज। अगर कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगी, उस वाले इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैंने आपको समझाया कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपको 3 चीज़ें आते हैं, एक what to produce, this is first problem। ऐसे ही how to produce and third problem for whom to produce। तो ये 3 प्रॉब्लम आते हैं इन द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हम देखेंगे ऑप्शंस। व्हाट टू प्रोड्यूस ये आता है इसमें, हाउ टू प्रोड्यूस ये भी इसमें आता है, ऐसे ही हाउ टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम किन लोगों के लिए चीज़ें बनाएं, ये भी इसमें आता है। लेकिन प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ये सेंट्रल प्रॉब्लम में नहीं आता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 को जो आंसर आएगा इट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये सेंट्रल प्रॉब्लम में नहीं आता है, और ये तीनों आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 10, एजुकेशन इज प्लेस्ड इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आपको बताना है कि ये एजुकेशन ये किस सेक्टर में आता है। एजुकेशन तो ये तो आएगा टर्शियरी सेक्टर में, क्योंकि एजुकेशन इट्स अ सर्विस, और सर्विस जो भी होती है दैट कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी के फिर आती हैं 2, एक आती है दैट इज क्वाटनरी और एक आता है क्यूनरी। क्यूनरी का मतलब होता है हाई लेवल डिसीजंस। अब क्योंकि एजुकेशन इट इज़ हाई लेवल, इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं एज पार्ट ऑफ क्यूनरी सेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा इट इज ऑप्शन डी, एजुकेशन कम्स अंडर क्यूनरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है।
अबाउट द कीनियन मॉडल। पहले मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज़ दिस कीनियन मॉडल। कीनियन ये बिलीव करता है ऑन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, और ये बताता है कि गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इन द ग्रोथ ऑफ इकनॉमी। जहाँ पे इकनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ता है वहाँ पे गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो मतलब ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अपनाता है, दैट इज़ कीनियन मॉडल। लेकिन इसके रिवर्स में आता है क्लासिकल मॉडल, वो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। वो बताता है कि गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमी, लेकिन कीनियन बिलीव करता है। तो हम देखेंगे अब ऑप्शन। कीनियन रिजेक्ट द इफेक्टिव ऑफ द फिजिकल स्टिमुलस इन रिवाइविंग द मार्केट। कीनियन रिजेक्ट नहीं करता है, ये एक्सेप्ट करता है फिजिकल पॉलिसी। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कीनियन मॉडल है इट एक्सेप्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिजिकल स्टिमुलस इन रिवाइविंग द मार्केट। जो रिजेक्ट करता है दैट इज क्लासिकल इकोनॉमिक्स, लेकिन कीनियन इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट करता है फिजिकल पॉलिसी को। तो इसका मतलब फिलहाल ए गलत है। ऐसे ही कीनियन बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स सोली ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो कीनियन ने बताया है दैट इन्वेस्टमेंट डिपेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी करता है, मार्केट सिचुएशन उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये इसके दो तीन फैक्टर्स हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, लेकिन सोली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। आपको यही बताना था कि विच ऑफ दीज इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का डी, नीदर वन नॉर टू, क्योंकि दो में से यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिखा है इसको, कीनियंस बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट कंडीशंस, रिटर्न ऑन कैपिटल। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट, जो कि दिया है बाय एडम स्मिथ। ये आपको पहले याद रखना है कि एडम स्मिथ ने इस कंसेप्ट को दिया है, और जो कीनियन मॉडल है ये आया था इन द ग्रेट डिप्रेशन। वो फैक्ट भी आप लिखना अपने नोट्स पे। एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट, तो आपको अब क्या देखना है यहाँ पे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है, और जो मार्केट होता है ये अच्छा काम करता है विदाउट गवर्नमेंट, और लोग अगर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो इकनॉमी डेवलप होती है। इसका मतलब यहाँ पे अगर लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगी, इकनॉमी जो होती है वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज होती हैं। ये आपको याद रखना है इन दिस क्लासिकल मॉडल, कि अगर लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगी, जो इकनॉमी होती है वो ऑटोमेटिकली होती है स्टेबल ड्यू टू इनविजिबल हैंड कंसेप्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि इनविजिबल हैंड कंसेप्ट ये क्या होता है, ये इकनॉमी को ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करता है। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन। मार्केट्स फंक्शन बेस्ट विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अगर हम देखेंगे ऐसे इसको रफली तो हमें लगेगा ये गलत है, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये सही है। जो मार्केट्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं बेस्ट विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये सही। इसको हम बोलते हैं लेसिस फेयर सिस्टम, लेसिस फेयर सिस्टम। तो इसका मतलब फिलहाल ए सही है। If the buyers and sellers in each market take their decisions following only their own self interest, market will collapse. Market collapse नहीं करेगा, market will grow। अगर लोग अपने इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगी तो मार्केट जो होगा दैट विल ग्रो, वो कोलेपस नहीं करेगा एज पर क्लासिकल थॉट। तो इसका मतलब ए यहाँ पे सही है, लेकिन बी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये रिवर्स बोलता है मार्केट विल कोलेपस इट विल ग्रो, मार्केट विल नॉट कोलेपस इट विल ग्रो एज पर क्लासिकल थ्योरी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा दैट इज ओनली ए। यहाँ पे ए की स्टेटमेंट सही है, दैट इज ओनली वन, ओनली वन इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे मैंने लिखा है इसको, एज पर क्लासिकल थॉट मार्केट्स फंक्शन विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देयर इज इनविजिबल हैंड विच मूव मार्केट्स टुवर्ड्स देयर नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो इनविजिबल हैंड कंसेप्ट यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस बुक को किसने लिखा है? दिस इज अ स्टैटिक फैक्ट, ये आपको याद रखना है कि दिस प्लेनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया इट वाज रिटन बाय सर एम विश्वेश्वरैया। सो ऑप्शन ए इट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पढ़ाया है एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आती है, एक आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील विद द आइडियाज
आइडियाज़ एंड ओपिनियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जहाँ पे आपको कोई आइडिया देगा या कोई ओपिनियन आपको मिलेगा, दैट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसका मतलब होता है जो डील करेगा विद फैक्ट्स, जो आप फिर रियल वर्ल्ड के साथ आप कंपेयर करते हो। फैक्ट्स के बारे में पढ़ना, दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और आइडियाज़ के बारे में पढ़ना, दैट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे वन बाय वन। प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइसिंग, दिस इज फैक्ट, तो ये आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन इंडिया, ये भी फैक्ट है, तो ये भी आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड। अब क्योंकि ये एक ओपिनियन है, यहाँ पे लिखा है शुड बी रिड्यूस्ड, तो इसका मतलब ये आएगा इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, ये भी आएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये भी एक आइडिया है, ये भी एक ओपिनियन है। मैंने आपको अभी समझाया, ओपिनियन हो या आइडियाज़ हो, ये आते हैं इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा सी एंड डी, दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही हैं, दोनों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया फॉल्स अंडर विच इकोनॉमी। आपको बताना है यहाँ पे इन चार ऑप्शन में इंडिया किस कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन आर लोअर इनकम, लोअर मिडल, अपर मिडल, हायर इनकम। हायर में तो नहीं आएगा, अपर मिडल इसमें भी नहीं आएगा। अब इन दो में से क्या आएगा, इट इज़ ऑप्शन बी, जो इंडिया आता है इट इज़ इन लोअर मिडल इकोनॉमी में आता है ये इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई है, then please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.